मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 6/10/2020, ठीक है। और ये सामाजिक विज्ञान का जो विषय है भूगोल, उसकी वर्कशीट नंबर 40 है, कक्षा 10 की, ठीक है। देखो, इससे पहले हमने जो 3 वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में चर्चा की थी कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा क्या है, यानी कि जो किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो किसके बिना अधूरी है, या जो उसको जीवन प्रदान करती है, या जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। क्या चीज़ ऐसी है जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है? तो वो है हमारा परिवहन संसाधन। इससे पहले जो वीडियो थी हमने क्या पढ़ा था? हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लिया, हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ लिया और हमने पाइपलाइन परिवहन के बारे में अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम जल परिवहन एवं समुद्री पतन के बारे में चर्चा करेंगे कि जो जल परिवहन है वो कैसा है और जो समुद्री पतन है वो किस प्रकार से है, ठीक है। देखो, अगर हम देखें तो जो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर हम देखें सभी साधनों की बात करें कि जो चाहे वो हमारा सड़क परिवहन हो, वायु परिवहन हो या रेल परिवहन हो, तो इन सभी परिवहन में क्या है, जल परिवहन की बात करें तो जो जल परिवहन है वो क्या है, सबसे जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यानी कि चाहे वो वायु परिवहन हो या जो हमारा स्थल परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन है, इन सबसे जो सस्ता साधन है वो जल परिवहन है। और जल परिवहन का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे वो समुद्री परिवहन हो या फिर जो नदियों द्वारा परिवहन हो, यानी कि नदियों द्वारा जो यात्राएं की जाती हैं वो हो, या फिर जो समुद्र के द्वारा जो यात्राएं की जाती हैं या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया जाता है वो हो, ठीक है। दोनों ही परिवहन क्या है, और सभी परिवहन से, वायु परिवहन से, सड़क परिवहन से और रेल परिवहन से सस्ता साधन है, ठीक है। भारत में अंतर स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, यानी कि जो भारत के अंतर स्थलीय यानी कि अंदर स्थल के अंदर जो हमारे यानी कि भारतीय सीमाओं के अंतर्गत जो नौ संचालन का जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसमें केवल 5685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए 14,500 में से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग जो है वो ही मशीनीकृत नौकाओं, यानी कि एक तो नौकाएं होती हैं जो मशीनों के द्वारा चलती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं या शिप होती हैं वो, और एक नौकाएं होती हैं वो जो हाथ के द्वारा चलाई जाती हैं, वो क्या होती हैं, लकड़ी की। आपने देखा होगा टीवी में भी कि जो नाविक होता है वो हाथ से जो होता है उस नौका को चला रहा होता है, और उसमें यात्री जो होती हैं, सामान जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता होता है। तो इसमें क्या होता है, 14,500 किलोमीटर जितना भी लंबा ये नौका संचालन जलमार्ग है, इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। और जो इसके अलावा जो मार्ग है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, जो हाथ से चाबुक के द्वारा जो चलाई जाती है नाव, उनके द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग में, यानी कि भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ जलमार्ग हैं उन्हें क्या किया गया है, प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया। जैसे कि एक है हमारा हल्दिया इलाहाबाद के मध्य, यानी कि हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है और ये गंगा नदी पर है। और अगर इसकी लंबाई की बात करो तो 1,620 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। ये नौका गम्य जलमार्ग संख्या 1 है। कौन सा, जो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है, और ये कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है, और ये कितना लंबा है, 1,620 किलोमीटर लंबा है, और ये नौका गम्य जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है सदिया व धुबरी के मध्य है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, और इसकी लंबाई की बात करें 891 किलोमीटर है, और ये नौका गम्य जलमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर, जो केरल में पश्चिमी तटीय नहर है वो कोटापुरम से कोल्लम तक है। यानी कि केरल के पश्चिमी तटीय पर जो एक नहर है, पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर लंबी नौ गम्य जलमार्ग संख्या 3 है। इसका जो है विशेष महत्व है, क्यों, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर बात करें कि भारत की समुद्री तटरेखा, भारत की कुल समुद्री तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। यानी कि ये जो समुद्री तटरेखा है, जो भारतीय रेखा है, जहाँ जहाँ पर समुद्र टच होता है भारत का, ये कितनी लंबी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर
12 तो मुख्य बंदरगाह हैं और 200 मध्य व छोटे पतन है, यानी कि पतनिया बंदरगाह है। यानी कि इस पर जगह जगह बंदरगाह हैं जो क्या है, एक देश से दूसरे देश को आवागमन का सुचारू बनाते हैं। यानी कि एक देश का सामान है वो दूसरे देश में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 12 जो है वो मुख्य बंदरगाह है और 200 क्या है, मध्य व छोटे पतनिया बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह आप सभी जानते हो कि जो बंदरगाह होता है वहाँ पर क्या होता है, जो शिप होती हैं वो रुकती हैं और अपने सामान को अनलोड करती हैं और अपलोड करती हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करती हैं, या तो दूसरे देश से या दूसरे स्थान से शिप वहाँ पर आकर रुकेगी और या फिर वहाँ से शिप क्या करेगी, दूसरे स्थान के लिए जाएगी। तो उसी को बंदरगाह कहते हैं, जो नाव या बोट को रुकने या ठहरने का स्थान होता है। ठीक है, देखो अगर देखें तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो कराची बंदरगाह था पहले तो भारत में ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो क्या हुआ था, जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। और फिर क्या हुआ था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या हुआ, बम्बई बंदरगाह, तो जो मुंबई का बंदरगाह था उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था। क्यों, क्योंकि जो कराची बंदरगाह था वो तो पाकिस्तान में चला गया, और उसके दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और जब क्या हुआ, जब कराची बंदरगाह जो था वो पाकिस्तान में चला गया तो मुंबई बंदरगाह था उसका भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो कराची पर जो शिप वगैरह आके रुकते थे वो कहाँ पर रुकने लगे, मुंबई बंदरगाह पर रुकने लगे। इसीलिए मुंबई जो बंदरगाह था उसके दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। और कांडला कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है तो ये कौन सा है, ये कांडला बंदरगाह है। ठीक है, ज्वार और भाटा सुना होगा ना, यानी कि ज्वार समुद्र की जो लहरें ऊपर उठती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ज्वार, और जो नीचे ठहरती हैं, नीचे वापस जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। यानी कि जो ज्वारीय बंदरगाह कैसे है, जो शिप होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वार के कारण, समुद्री ज्वार के कारण अपने आप जो होते हैं वो बंदरगाह पर आकर ठहर जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो मुंबई है वो मुंबई सबसे बड़ा, और मुंबई क्या है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, ये अंडमान और निकोबार में है, ये सबसे छोटा बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की अगर कैपिटल की बात करो तो वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर ही है, और उसी के नाम पर क्या है, जो बंदरगाह का नाम पड़ा हुआ है। तो जो मुंबई है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है और जो पोर्ट ब्लेयर है वो सबसे छोटा बंदरगाह है। और जो चेन्नई है वो हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। देखो एक तो होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, यानी कि जो वहाँ की स्थिति होती है वो इस तरह की होती है, यानी कि नेचुरली ऐसी स्थिति होती है समुद्र के पास कि वहाँ पर जो होते हैं, जो शिप होते हैं वो आराम से रुक सकते हैं और आवागमन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, अगर वहाँ पर हमें बंदरगाह निर्मित करना है, यानी कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमें शिप को रोकने के लिए अपलोड या अनलोड करने की आवश्यकता है, तो क्या होता है, वहाँ पर ऐसी दशाएं निर्मित की जाती हैं ताकि वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, तो उसे कहते हैं कृत्रिम। यानी कि जो चेन्नई है वो हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि सबसे पुराना जो कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है, वो चेन्नई है। और व्यापार की मात्रा और लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि मुंबई जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है व्यापार की मात्रा और लाते गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान किसका है, वो है चेन्नई का। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना, यानी कि जो आंतरिक जल परिवहन, यानी कि जो देश के अंतर होता है, यानी कि जो नदियों के द्वारा परिवहन होता है उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक जल परिवहन कहा जाता है। और इसके निगम की स्थापना 1967 में कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में की गई थी। किसकी स्थापना, केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कलकत्ता में की गई थी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो शिपिंग, यानी कि शिपिंग के लिए और समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो रेलवे के आवागमन के पहले
जल परिवहन और लोगों और वस्तुओं के आवागमन का प्रमुख साधन था। यानी कि जब तक रेल का विकास जो था नहीं हुआ था, तब तक जो लोग थे वो ज़्यादातर जो सफ़र करते थे वो किससे कहते थे, वो जल परिवहन से करते थे। और वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि पर्यावरण पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ईंधन प्रभावी पर्यावरण है। क्यों? क्योंकि एक ही शिप से बहुत सारी वस्तुओं का एक साथ आवागमन किया जा सकता है आराम से, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ईंधन इसमें यूज़ नहीं होता। और इस परिवहन का प्रयोग जो है किस लिए किया जा सकता है, भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयोगी है। यानी कि अगर हम बस की बात करें तो बस में भी हम ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा भारी वस्तु को नहीं ले जा सकते, उसी तरह से रेल में, लेकिन जो शिप है वो बहुत भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है। और जो भारत का कुल यातायात में, यानी कि अगर टोटल यातायात की बात करें या जितना भी यातायात होता है, उसमें आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। और जो देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, यानी कि अगर देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें 90 समुद्री पतन के माध्यम से होता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो 95% जो है वो समुद्री पतन से होता है, और केवल 5% ही ऐसा है जो वायु परिवहन के माध्यम से होता है, ठीक है। यानी कि जो अगर हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन जो है वो जो जितने भी परिवहन है उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और इसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। और प्रश्न पहले की बात करें तो प्रश्न पहला है कि जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो देखो, जल परिवहन के प्रमुख साधन एक तो हो गया हमारा आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा है हमारा बाह्य जल परिवहन। और आंतरिक जल परिवहन में क्या आता है, हमारा नदियाँ आती हैं, ठीक है, नहरें आती हैं, ये जो आती हैं वो हमारे आंतरिक परिवहन में आती हैं, आंतरिक जल परिवहन में आती हैं। और जो बाह्य जल परिवहन है उनमें क्या आता है हमारा, उनमें आता है हमारा समुद्र आते हैं, ठीक है। यानी कि बाह्य जल परिवहन से समुद्र द्वारा और आंतरिक से नदियों और नहरों के द्वारा जो होता है वो परिवहन किया जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है कि जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों है। देखिए, अगर सस्ते की बात करें कि ये सस्ता क्यों है, तो इसका जो सबसे मेन कारण है वो है कि ये जो होता है एक साथ बहुत सारे सामान को आसानी से ले जा सकता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो होता है वो खर्च इतना ज़्यादा अधिक नहीं होता। और ये क्या होता है, पर्यावरण उपयोगी भी है, यानी कि पर्यावरण अनुकूल भी है, और ईंधन प्रभावी, यानी कि ईंधन जो होता है वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इसीलिए जो होता है जल परिवहन होता है अन्य परिवहन की तुलना में एक सस्ता साधन है, ठीक है। अगर प्रश्न 3 की बात करें तो प्रश्न 3 है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। अगर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करूं तो देखो, हमने देखा था कि जो पहला क्या था, हमने देखा था पहला था हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, जो कहाँ पर है, गंगा नदी पर है, ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। दूसरा है सदिया से धुरी के मध्य, जो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये 891 किलोमीटर है, और ये नौगम्य जल संख्या 2 है। और तीसरा है केरल के पश्चिमी तट पर कोटापुरम से कोल्लम तक, जो 205 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 3 है। ये विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें बंदरगाह की क्या भूमिका है। जो बंदरगाह होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वहाँ पर जो आवागमन होता है समुद्र के द्वारा, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में सामान को आसानी से पहुँचाया जा सकता है और उतारा जा सकता है, यानी कि भारी वस्तुओं को भी एक साथ पहुँचा सकते हैं। और यह जो होता है बहुत ही सुविधाजनक होता है, और इसमें क्या होता है, आसानी से जो चीज़ें होती हैं वो एक स्थान से, यानी कि एक देश से दूसरे देश पहुँच सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। और सबसे प्राचीनतम जो हमारा व्यापार था वो भी बंदरगाह के द्वारा ही किया जाता था, और आज भी इसका उतना ही महत्व बना हुआ है, ठीक है। तो बंदरगाह जो है, अगर हम बंदरगाहों की बात करें तो हमने देख ही लिया है कि जो भारत में बंदरगाहों की बात करें तो कांडला जनता के बाद जो सबसे पहला बंदरगाह था उसका विकास किया गया था वो था कांडला, ठीक है। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, और मुंबई सबसे बड़ा है, और जो पोर्ट ब्लेयर है वो सबसे छोटा है, और चेन्नई जो है हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो ये होगी बंदरगाह की बात, और आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने जो जलमार्ग थे, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, उसमें हमने जलमार्ग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में चर्चा की। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।